मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको क्लास 10th का भूगोल बताने जा रहा हूँ। तो भूगोल के हम लोग आज पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहले बिंदु है संसाधन का अर्थ। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि संसाधन क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि संसाधन वह है जो मानव की आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है। यानी हम किसी भी काम को करते हैं तो किसी न किसी वस्तु का आवश्यकता पड़ती है, तो वो संसाधन होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी पर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने भी पदार्थ का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, सभी संसाधन कहलाता है। जैसे में हम कोई भी वस्तु ले लेंगे, वो सभी क्या है, संसाधन है। यानी दुनिया की जितने भी सारी वस्तुएं हैं वो सभी क्या है, संसाधन है। क्योंकि कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो मनुष्य की सहायता नहीं करता है या फिर उनके आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। तो दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं वो सभी क्या है, संसाधन है। अब है संसाधन की परिभाषा। तो संसाधन की परिभाषा इस प्रकार है कि मनुष्य की मूल आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास। भोजन मतलब जो आप खाना खाते हैं, वस्त्र मतलब कपड़ा जो आप पहनते हैं, और आवास जहाँ आप रहते हैं। तो मनुष्य की मूल आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है। अब है कि संसाधन के रूप में मनुष्य, यानी मनुष्य भी क्या है, एक स्वयं संसाधन है। और वो मनुष्य है वो संसाधन के रूप में है कैसे, तो आइए देखते हैं इसको। तो संसाधन के रूप में मनुष्य कहता है, मनुष्य का शरीर एक प्राथमिक संसाधन है जिससे ऊपर किसी भी पदार्थ का स्थान नहीं हो सकता है। क्योंकि इस प्रकृति में जितने भी तरह के संसाधन हैं उसका बनाने वाला भी मनुष्य है और उसका उपयोग करने वाला भी मनुष्य है। यदि प्रकृति में मनुष्य नहीं होता तो संसाधन का प्रश्न ही नहीं उठता। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहता है कि संसाधन के रूप में मनुष्य। तो हम लोग जो है यानी मनुष्य जो है स्वयं क्या है, संसाधन है। कि जैसा कि आप देखते होइएगा कि कुछ ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य के द्वारा ही उसका उपयोग किया जाता है, इसलिए संसाधन के रूप में भी क्या है, मनुष्य है। अब है अगला पॉइंट, संसाधन का महत्व। जैसा कि आपको पता होगा संसाधन का महत्व। तो संसाधन का महत्व कब होता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि संसाधन का महत्व तब होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है और उसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी उसका आपके जीवन में आवश्यकता नहीं है, तो उसे आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वही वस्तु आपके लिए इतने जरूरतमंद हो जाते हैं कि आप उसे खोजने लगते हैं। तब जब उस वस्तु को आप खोज कर उसकी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं उससे, तब संसाधन का वो महत्व कहलाता है। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो कहता है, संसार में संसाधन ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं जिसका महत्व पहले मनुष्य नहीं जानते, किंतु जब कोई मनुष्य अपनी प्रतिभा के बल पर उस पदार्थ के उपयोगिता का उल्लेख करता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब कोई वस्तु फेंकी हुई रहती है तब उसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब उसका हमारे मानव जीवन में आवश्यकता होता है तब उसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तब उसका महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे है, देख सकते हैं, कहता है, आज तक विश्व में जितना भी युद्ध हुआ है उसका जड़ कहीं ना कहीं कोई संसाधन
ही रहता है। सही बात है कि कोई भी युद्ध होता है उसमें कहीं ना कहीं संसाधन का ही योगदान रहता है। आधुनिक युग में जिसके पास संसाधन का रास्ता अच्छा है वह अमीर है, और जिसके पास नहीं है वह क्या है, गरीब है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि आज जिनके पास संसाधन है उसका रास्ता बहुत ही अच्छा है, वो अमीर है, लेकिन जिसके पास साधन नहीं है वो क्या है, गरीब है। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप खुद सोचिए अपने आप में कि आपके पास जो वस्तु नहीं है तो आप उस वस्तु के लिए क्या है, गरीब है, लेकिन आपके पास जो वस्तु है तो उस वस्तु के लिए आप क्या है, अमीर है। क्यों? क्योंकि आप उसका उपयोग करते हैं अपने मानव जीवन में। अब है संसाधन का वर्गीकरण, यानी संसाधन का बंटवारा। तो सबसे पहले यहाँ पे संसाधन के कई रूपों में बांटा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पादन के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पहला है जैव संसाधन। जैव संसाधन के मतलब वे संसाधन जो सजीव है, जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी जो संसाधन सजीव है, जो सांस लेते हैं, जो वृद्धि करते हैं यानी विकास करते हैं, वो क्या होता है, जैव संसाधन। जैसे में एग्जाम्पल है पेड़ पौधा, ये कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन। क्यों? क्योंकि यह सजीव है, इसमें जान है। अब है इसका दूसरा पॉइंट अजैव संसाधन, यानी जस्ट जो आप ये देख रहे जैव संसाधन उसी का अपोजिट यानी उल्टा है अजैव संसाधन। इसका परिभाषा है वह संसाधन जो निर्जीव है। निर्जीव मतलब क्या? जो सांस नहीं लेता है, जो वृद्धि नहीं करते हैं, जो विकास नहीं करते हैं, वो क्या कहलाता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे में चट्टान, धातु इत्यादि हो सकता है। अब है अगला पॉइंट। तो हम लोग पढ़े उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो होते हैं, जैव और अजैव। अब है अगला पॉइंट उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आइए हम देखते हैं उपयोगिता के आधार पर कौन कौन से संसाधन हैं। तो उपयोगिता के आधार पर पहला संसाधन है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो हम लोग पहला संसाधन नवीकरणीय को जानते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन कहता है संसाधन का रूप जिसकी कमी हमें कभी नहीं होगी। यानी यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा बात है। संसाधन का वैसा रूप जिसकी कमी हमें कभी नहीं होगी और उसके एक रूप से अनेक रूप में परिवर्तन कर उसका हम उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, नवीकरणीय संसाधन। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। यानी हम अगर दूसरी भाषा में कहें तो नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे में सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, तो ये सब समाप्त नहीं होने वाले। इसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। अब है उसी का दूसरा कौन, अनवीकरणीय संसाधन। उसी का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन में कहता है संसाधन का वह रूप, यहाँ पे रूप होगा, संसाधन का वह रूप जिसकी उपयोग हम एक बार कर लेते हैं उसके बाद उसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अब यहाँ पे कहता है अनवीकरणीय में यानी जिसका उपयोग आप लोग अपने मानव जीवन में एक बार कर लेते हैं और पुनः उसका उपयोग दोबारा नहीं करते हैं, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब ये हुआ कि लाखों वर्ष पूर्व जो जमीन के अंदर चट्टान को सड़े गले पेड़ पौधे से जो ह्यूमस बनता है और ह्यूमस से जो निकलता है तो उसे जीवाश्म ईंधन कहता है। यहाँ पे हम अगर देखें तो कोयला भी क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन। क्यों? क्योंकि कोयला का एक बार हम लोग उपयोग करते हैं तो फिर इसका दोबारा उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। अब है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है स्वामित्व के आधार पर
संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। अभी तक हम लोग 2 टाइप्स के पढ़ चुके हैं, उपयोगिता के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। दोनों में 2-2 होता है, लेकिन स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी किसी खास व्यक्ति का अपना घर, अपना भूखंड, अपना संपत्ति व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। यानी जिस व्यक्ति के पास अपना घर हो, अपना भूमि हो, अपना संपत्ति हो, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। अब है इसका दूसरा भाग। तो दूसरे में कहता है सामुदायिक संसाधन, यानी किसी क्षेत्र के भूभाग का वह हिस्सा जिसकी स्वामी कोई एक खास न बल्कि उस क्षेत्र पर सभी का अधिकार समान हो, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। यानी वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी का हक होता है, वो क्या कहलाता है? सामुदायिक संसाधन। यानी इसके नाम से ही स्पष्ट हो, समुदाय यानी सभी का जिस पर हक हो, वो क्या कहलाता है? सामुदायिक संसाधन। जैसे में जल का मैदान, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब अपने गांव में भी देखते हो एक मंदिर, क्या मंदिर किसी का अपना होता है? नहीं। अब देखते हो एक मंदिर में सभी पूजा करते हैं, उस पर सभी का हक है। जैसे स्कूल आप पढ़ते विद्यालय जाते हैं, विद्यालय भी सामुदायिक संसाधन हो गया। उसी प्रकार से मंदिर, मस्जिद भी सामुदायिक संसाधन होता है। अब इसका तीसरा भाग, तीसरा में कहता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसी राष्ट्र के अंतर्गत जितने पहाड़, पठार, मैदानी क्षेत्र होता है, सभी पर किसका हक होता है? तो कानून तौर पर राष्ट्र का अधिकार होता है। राष्ट्र जब किसी भूभाग पर अपने राष्ट्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहता है राष्ट्र जब किसी भूभाग पर अपने राष्ट्र के विकास के लिए कुछ करना चाहे कर सकती है, जिसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ जो कानून के आधार पर होता है। जैसे कि कहा इसमें कि कोई भी, जैसे कि मैदान हो, पहाड़ हो, पठार हो, किसी चीज का मैदान हो, तो उस पर किसका हक होता है? यानी कानून, सरकार चाहे अपने मनचाह उस पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्र का अधिकार होता है। ठीक है। यदि राष्ट्र जब किसी भूभाग पर अपने राष्ट्र के विकास के लिए कुछ करना चाहे तो वो कर सकते हैं, यानी आपका अधिकार उस पर नहीं होता, सरकार जैसा चाहे उस पर वैसा कर सकते हैं। तो राष्ट्र के अंदर होता है, इसलिए वो क्या कहेंगे? उसे राष्ट्रीय संसाधन। अगर इस तरह से आप कहेंगे तो कह सकते हैं कि जो राष्ट्र के अंदर होता है, जो राष्ट्र के अधीन होता है, वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन। अब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहता है हम जानते हैं कि विश्व में जितने भी राष्ट्र महासागर के किनारे बसे हुए हैं, उस राष्ट्र के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक उसका अधिकार क्षेत्र रहता है। उसके बाद के क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, जिसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी राष्ट्र का जो है तट रेखा से कितना 200 किलोमीटर तक उसका अधिकार होता है। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है उस पर किसका अधिकार होता है? अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। राष्ट्र करने का मतलब क्या? अपने देश भरी, और अंतर्राष्ट्रीय करने का मतलब देश से भी बाहर। अब है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में कहता है, आप देख सकते हैं विकास के स्तर पर संसाधनों के 4 प्रकार। अभी हम पढ़े हैं 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं अब है विकास के स्तर पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है विकास के आधार पर कौन से? संभावी संसाधन। संभावी मतलब जिसका संभावना किया जा सके। चलिए आइए पढ़ते हैं इसको। तो कहता है ऐसे संसाधन जिसका उपयोग मनुष्य अभी तक नहीं कर पाया है किंतु कोशिश किया जा रहा है। यानी जिस संसाधन का उपयोग मनुष्य अभी तक नहीं कर पाया है किंतु उस पर क्या कर रहे हैं हम लोग? कोशिश कर रहे हैं। यानी उसका उपयोग करने का कोशिश किया जा रहा है, आने वाले समय में उसका उपयोग किया जाएगा। जैसे में मरुस्थलीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा का असीम संभावना है किंतु अभी तक विकास नहीं हो पाया है। इस तरह से जिस संसाधन की संभावना होता है कि आने वाले समय में उसका हम उपयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? संभावी संसाधन। इसके शब्द से ही पता चलता है कि संभावी संसाधन मतलब क्या? जो
भविष्य में उसका उपयोग हम कर पाएंगे। अब है इसका दूसरा, तो दूसरा में कहता है विकसित संसाधन। विकसित, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके शब्द से ही पता चलता है विकसित, जो विकसित हो, यानी जिन संसाधन के बारे में हमें पहले मालूम नहीं था और आधुनिक युग में पता चला, साथ ही साथ उसका उपयोग भी करना प्रारंभ कर दिया, उसे विकसित संसाधन कहा जाता है। जैसे में असम हो गया, गुजरात के तेल कूपों से पेट्रोल निकालना, यहाँ पे असम गुजरात के तेल कूपों से पेट्रोल निकालना, तो ये क्या सब है, विकसित संसाधन। अब है इसी का तीसरा रूप, यानी भंडार संसाधन। भंडार का मतलब क्या, इकट्ठा, एक जगह, ये वर्ड से आप पकड़ सकते हैं। भंडार का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। तो कहता है पृथ्वी के अंदर कितने मूल्यवान वस्तु छिपी हुई है उसके बारे में विकासशील तथा अविकसित देश को पता नहीं, किंतु विकसित देशों में कई किलोमीटर अंदर की वस्तुओं की जानकारी यंत्र के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। यदि भारत में भी उस तरह के यंत्र आ जाए तो पृथ्वी के अंदर जो संसाधन के भंडार पड़े हुए हैं उसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। यानी हमारी पृथ्वी के, जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर बहुत ऐसे संसाधन हैं जिसे हम लोग निकाल सकते हैं। किसके द्वारा, तो किसी भी यंत्र के द्वारा जो कई किलोमीटर अंदर छिपी हुई है, उसे निकालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो सब क्या है, वो सब एक भंडारित है, यानी अंदर में रखा हुआ है भंडार करके। तो उसे निकालने के लिए क्या चाहिए, यंत्र की आवश्यकता होगी। तो ऐसा संसाधन क्या कहलाता है, भंडार संसाधन। अब है संचित खोज संसाधन, ये भी बहुत अच्छा है। संचित मतलब क्या, संचित मतलब कोई जमा किया हुआ। तो कहता है, आइए हम इसको पढ़ते हैं। ऐसे संसाधन जिसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त है, यानी ऐसे संसाधन जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, किंतु उसी तरह के संसाधन बहुत पड़े हुए हैं जिसके कारण उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, संचित संसाधन कहलाता है। जैसे में हाइड्रोजन गैस एक सर्वोत्तम ईंधन है जिसे हम पानी से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इसे पानी से अलग करना थोड़ा कठिन है। अब आगे है परिस्थितिवश जब हाइड्रोजन गैस समाप्ति के कगार पर पहुंचेगी तो उसे पानी से प्राप्त किया जाएगा। यानी संचित कहता है इसमें कि जिसके बारे में हमें ज्ञान तो है, किंतु उस तरह के संसाधन के बहुत पड़े हुए जिसके कारण उपयोग हम नहीं कर पाते, वो एक संचित संसाधन कहलाता है। अब है संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन क्या होता है, तो चलिए आइए देखते हैं। कहता है संसाधनों का उचित उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई भी संसाधन, जैसे पानी हो गया और भी बहुत प्रकार के संसाधन, आप जो खाना खाते वो भी एक संसाधन है, ठीक है, उसका भी आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, डेली के जीवन में। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य हुआ संसाधन नियोजन, कि संसाधन का उचित उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब कि जितना पानी खर्च होता है आप उतना ही पानी खर्च करिए, बर्बाद नहीं करिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन। अब है आगे, भारत एक विकासशील राष्ट्र है, यानी हमारा भारत जो एक विकासशील देश है, जहाँ किसी क्षेत्र जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोयला एवं खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो अन्य राज्य में कहीं थोड़ा या नहीं भी है। यानी कहने का मतलब है कि झारखंड और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कोयला का एक प्रचुर मात्रा यानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोयला नहीं के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह अन्य खनिज संसाधनों की स्थिति है, अतः ऐसी स्थिति में हमें राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्तरों पर संसाधनों का उपयोग का नियोजन आवश्यक है। कहने का तात्पर्य हुआ कि इससे हम संसाधन क्या करेंगे, कम उपयोग करेंगे, जितना उपयोग होगा दैनिक जीवन में उतना ही करेंगे, अन्यथा बर्बाद उसको नहीं करेंगे। अब है आगे कहता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं
अब आगे कहता है संसाधन नियोजन को निम्न रूप से बांटकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। कैसे? यानी संसाधन नियोजन को निम्न रूप से बांटकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। कैसे? तो देखिए, तो कहता है राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों के बारे में जानकारी लेना, यानी किस राष्ट्र में कौन सा संसाधन है, वो कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है, तो इस प्रकार उसका हम क्या कर सकते हैं? बंटवारा। दूसरा पॉइंट कहता है जानकारी प्राप्त कर उसका मानचित्र तैयार करना तथा उसके गुण तथा मात्रा का अनुपात निकालना। यानी कोई भी क्षेत्र में कोई संसाधन अगर प्राप्त है तो उसका सबसे पहले मानचित्र बनाएंगे, यानी उसका मैप बनाएंगे, और उसके बाद उसके गुण यानी क्वालिटी और तथा मात्रा यानी क्वांटिटी का क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। उससे पता चलेगा कि कौन संसाधन कितना रूप में अवेलेबल है। तो तीसरा पॉइंट में कहता है कि प्राप्त जानकारी की प्रौद्योगिकी के द्वारा सफल बनाकर संसाधन जुटाना, यानी जो हमें सूचना प्राप्त होगा तो उसके प्रौद्योगिकी के द्वारा उसे सफल बनाकर संसाधन को एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो ये था क्या? ये था आपको संसाधन नियोजन को किस रूप में बंटवारा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको निम्न रूप में बंटवारा कर सकते हैं। अब है संसाधन संरक्षण। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। संसाधन संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या? सुरक्षा करना। तो यहाँ पे कहता है बच्चों कि संसाधन संरक्षण को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। संसाधन संरक्षण को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला क्या है? आइए पढ़ते इसको। तो पहला है भूमि। अब भूमि के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कहता है मनुष्य भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। सही बात है। और आज लगभग 7 अरब लोगों का भोजन पृथ्वी से ही उगाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो भूमि कृषि योग्य नहीं है उसे किस तरह कृषि योग्य भूमि बनाया जाए उसका उपाय सोचना चाहिए। यानी अभी एक आंकड़ा देखा जाए तो कहता है कि आज लगभग 7 अरब लोगों का भोजन कहाँ से मिलता है? पृथ्वी में उगाया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ भूमि ऐसे है जहाँ पे कृषि नहीं की जाती है। तो हम लोगों या हमारे जो भी लोग हैं उसे यह सोचना चाहिए, उसका उपाय ढूंढना चाहिए कि जहाँ पे कृषि योग्य भूमि नहीं है वहाँ पे कृषि कैसे होगी, उसके बारे में हम लोग को अच्छे कदम उठाना चाहिए। आगे कहता है जहाँ कृषि योग्य भूमि है उसे उससे बेहतर कैसे बनाया जाए इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब है संसाधन संरक्षण के दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में कहता है जल। अब इससे पहले हम लोग भूमि पढ़े थे, अब है जल। तो कहता है जल, कहा गया है कि जल ही जीवन है। ये सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जल ही जीवन है। यदि जल नहीं हो तो जीवन नहीं। सही बात है। अगर यदि पानी नहीं हो तो हमारा जीवन नहीं हो। तो आगे कहता है पृथ्वी पर स्थल भाग से अधिक भाग पर जल है। सही बात है। यानी जितने भाग हम लोग रहते हैं ये पूरी पृथ्वी है उससे कई भाग में क्या है? जल है, जिसका उपयोग मानव एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि बहुउद्देश्य के लिए करते हैं। यहाँ पे उद्देश्य आई बहुउद्देश्य मतलब क्या? जिसका उपयोग मानव एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि बहुउद्देश्य, बहु मतलब क्या? एक नहीं बहुत सारा उद्देश्य मनुष्य का होता है कि उसका उपयोग एक नहीं करके बहुत सारा उद्देश्य के लिए किया जाता है। किसका? तो जल का। इसलिए जल का संरक्षण अति आवश्यक है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जल का उद्देश्य जो है काफी होता है, यानी बहुत सारा उद्देश्य होता है जल का। इसीलिए जल का संरक्षण यानी जल का सुरक्षा करना जरूरी है। तो बच्चों जल आपके लिए जितना ही उपयोगी है आप उसका उतना ही उपयोग करिए, उसको दुरुपयोग नहीं करिए यानी बर्बाद नहीं करिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि यह भी जल संसाधन जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। तब इस पृथ्वी से मनुष्य का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए जल का हमें बहुत ही सुरक्षा करना चाहिए और उसको सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। अब है
संसाधन संरक्षण का दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट पर तो भूमि, उसके बाद जल, अब है वन क्षेत्र। तो वन, तो आपको भी ये पता होगा कि वन हमको क्या देता है। तो वन जो होता है यानी पेड़ पौधा से हमको बहुत चीज प्राप्त होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन, अगर पेड़ पौधा ना रहा तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। आइए इसको देखते हैं क्या है। कहता है वन क्षेत्र एक ऐसा संसाधन है जिसको नष्ट होने के बाद पुनः इसे हम हरा भरा कर सकते हैं। वन क्षेत्र तथा वन्य प्राणी दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। बहुत सारे जंगली जानवर का अंश भी कहीं नहीं मिल रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि वन एवं जंगली जानवर मानव का प्रारंभ से ही संसाधन का काम कर रही है, अतः वन क्षेत्र का संरक्षण किया जाना चाहिए। यानी आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वन कम होते जा रहे हैं और हमारा आबादी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। या फिर कहें तो कि कुछ जंगली जानवर भी ऐसे हैं जिसका दिन प्रतिदिन वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उसका सही से देखभाल नहीं हो पा रहा है, सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, सही से वो रह नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमारे संसाधन के काम कर रहे हैं। इसीलिए हमें वन का सुरक्षा करना बहुत ही अति आवश्यक है। अब है संसाधन संरक्षण के चौथा पॉइंट कहते हैं खनिज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है आधुनिक युग औद्योगिक युग हो गया है। सही बात है, आधुनिक युग जो क्या हो गया, औद्योगिक युग हो गया, जहाँ दिन प्रतिदिन धातु तथा अधातु से नए नए प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, किंतु ये भूल गए कि ये खनिज भंडार कभी खत्म भी हो सकता है। यानी सही बात है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन धातु तथा अधातु से नए नए प्रकार के क्या बनाई जाती है, तो वस्तुएं, लेकिन यह सभी भूल रहे हैं कि एक दिन ऐसा आ जाएगा खनिज भंडार कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए इसके उचित उपयोग तथा संरक्षण की अति आवश्यक होना चाहिए। अब है अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट आप कहता है, तो संसाधन संरक्षण समाप्त होने के बाद आगे चलता है, हम लोग चलते हैं सतत विकास की अवधारणा। तो सतत विकास की अवधारणा क्या है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। कहता है सतत विकास की अवधारणा में आधुनिक युग में मनुष्य प्रकृति संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने पर तुला है। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं, कहता है आधुनिक युग में मनुष्य क्या है, प्राकृतिक यानी जो नेचर है संसाधनों का क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध दोहन करने पर तुला हुआ है, यानी उसको गायब करने पर तुला हुआ है, जिसका परिणाम भी मनुष्य को भुगतना पड़ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आज के युग में, आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में मनुष्य ऐसे हो गए हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह भी हो सकता है कि ये जो दोहन हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों का, तो उसका किसको भुगतना पड़ेगा, वो मनुष्य ही उसे भुगतेंगे। क्यों? क्योंकि जब प्राकृतिक ही नष्ट हो जाएंगे तो हम लोग सही से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे, हम लोग इस पृथ्वी पे जीवित नहीं रह पाएंगे। अब आगे कहता है कहीं वर्षा होती तो कहीं अकाल पड़ जाता है, तो कहीं इतनी ज़्यादा वर्षा होती है कि बाढ़ आ जाता है। इतना ही नहीं, इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण असंतुलित, ओजोन क्षय आदि अनेक समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। यानी ओजोन परत है, जिसके कारण अगर क्षय होगा यह, उससे क्या निकलेगा, एक परावैंगनी किरणें निकलेगा, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां होती है, जैसे त्वचा कैंसर। इसीलिए ये सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है कब, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करेंगे। इसीलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। अब आगे कहता है इसी में, अतः आवश्यकता है कि मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो करे, किंतु भविष्य के लिए भी बचाकर रखे
इतना कम उपयोग करें कि पर्यावरण असंतुलन ना हो, यानी संतुलन रहे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहा। अगर अच्छा लगे हो तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।